दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी नादानी में की गई एक छोटी सी गलती ने उस पर बार बार गमों के पहाड़ गिराए और फिर अंजाम इतना भयानक हुआ कि सुनते हुए भी रूह कांप उठती है। वो छोटी सी गलती क्या थी और क्यों उसको इतनी बड़ी सजा मिली, ये हम जानेंगे आज की इस कहानी में। आपसे रिक्वेस्ट है कि कहानी को पूरा सुनिएगा। बहुत ही जबरदस्त कहानी है। मेरे बाबा के एक जिगरी दोस्त दिमागी मरीज हो चुके थे। उनका एक ही बेटा था और बेटी कोई ना थी। पहले तो सिर्फ बहकी बहकी बातें करते थे, फिर उनको दौरे पड़ने लगे। उनकी पत्नी ने बाबा से रिक्वेस्ट की कि मेरा पति कमाने लायक नहीं रहा है, बच्चे को पढ़ाना तो दूर की बात है, अब मकान का किराया भी नहीं दे सकती। अगर आप मेरे बेटे विशाल को अपने पास रख लें तो मैं अपने पति को लेकर मायके चली जाऊंगी और अपने भाई से इनके इलाज के लिए मदद मांगूंगी, या फिर आप इनका इलाज करा दे। बाबा ने दयालुता से काम लेते हुए अपने दोस्त का इलाज कराने की कोशिश की, मगर मर्ज बढ़ता गया। जो जो दवाई दी सब बेकार साबित हुई। आखिर में पागलखाने दाखिल कराना पड़ा। उनके बेटे विशाल को बाबा अपने पास ले आए और विशाल की मां अपने भाई के घर चली गई। बाबा विशाल को इसलिए लाए थे क्योंकि वो खुद टीचर थे, पढ़ाई की अहमियत जानते थे। इसलिए सोचा कि उस लड़के को पढ़ा दूंगा तो भविष्य में माँ का सहारा बनेगा। बाप के ठीक होने की तो कोई उम्मीद बाकी न रही थी। विशाल हमारे घर रहकर पढ़ने लगा। बाबा ने उसका कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। उन दिनों मैं भी कॉलेज जाया करती थी। हमारे कॉलेज करीब करीब थे। वो लड़के और मैं लड़कियों के कॉलेज में पढ़ने जाती थी। विशाल दिल लगाकर पढ़ रहा था। उसे भी अपने बाबा के दुख सुख का एहसास था। हमारे घर के बाहर एक कमरा था जिसको बाबा ने दुकान के हिसाब से बनवाया था। वैसे तो ये बिल्कुल घर से अलग था, लेकिन दीवार में एक खिड़की लगी थी जो हर वक्त बंद रहती थी। अगर कोई अनजान मेहमान आ जाता और उसे बाहर ही ठहराना होता तो बाबा उस दुकान नुमा कमरे में उसे ठहरा देते। हालांकि ये एक बैठक या गेस्ट रूम के तौर पर भी काम आ सकता था, क्योंकि साथ अटैच बाथरूम भी था। विशाल को यही कमरा दिया गया। बीच की खिड़की जिसको ताला लगा हुआ था उसका ताला खोल दिया गया, ताकि जब उसे खाना वगैरह की जरूरत हो तो खिड़की खोलकर घर के अंदर आ सके। वो दिन के ज्यादातर समय खिड़की को बंद रखता, सिर्फ जरूरत के वक्त खोलकर मेरे भाई को आवाज लगाता तो माँ जवाब देती और खाना वगैरह दे दिया करती। जब तक वो कमरे में रहता घर की औरतें उधर न जाती, सिर्फ बाबा और भाई जाते। जब विशाल बाहर चला जाता तो माँ और कभी छुट्टी के दिन मैं भी उसके कमरे की सफाई कर दिया करती थी। उसके कपड़े धोबी से धुलवाए जाते और खाना हमारे घर से खाता। क्योंकि पढ़ रहा था, उसकी आमदनी कोई ना थी, वो स्टूडेंट था। तभी बाबा उसकी जरूरत का ख्याल रखते थे और पढ़ाई के खर्च के अलावा उसे जेब खर्च भी दे दिया करते। एक साल ठीक ठाक गुजर गया। वो और मैं सेकेंड ईयर में आ गए। हम दोनों ने अच्छे नंबरों से फर्स्ट ईयर पास कर लिया था। बाबा खुश थे कि विशाल पर जो पैसे खर्च कर रहे थे वो बेकार न गए थे। वो एक अच्छा स्टूडेंट था, पढ़ाई में अच्छी दिलचस्पी लेता था। पूरे साल उसने किसी को भी शिकायत का मौका ना दिया। बहुत तरीके सलीके और अच्छी तरह से रह रहा था। माँ को जब सौदा मंगवाना होता तो वो उसी वक्त ला दिया करता था। घरेलू छोटे मोटे काम भी कॉलेज टाइम के बाद कर देता। बस यूं कह ले कि अपनी तरफ से वो हम लोगों को काफी सहूलियत पहुंचाने की कोशिश करता। माँ उससे खुश रहने लगी। उसका रहना उनको बोझ नहीं लगता था। धीरे धीरे सब विशाल से घुल मिल गए और वो घर के एक मेंबर की तरह हो गया। उससे जो उस खिड़की की दीवार थी वो भी बाकी न रही। वो घर के अंदर से खुद ही आकर चाय नाश्ता या खाना ले लिया करता। पानी पीने के लिए जग भर कर ले जाता और खाना खाने के बाद बर्तनों की थाली किचन में रख दिया करता। बाबा उससे खुश थे। विशाल को 1-2 महीना बाद किराया देते थे ताकि अपनी माँ से मिलकर आ जाए। उसके मामा बाल बच्चेदार थे और ज्यादा खुशहाल न थे। वो उसकी पढ़ाई के खर्चे उठाने के काबिल न थे। उसकी दोनों मामी बहुत कंजूस और चिड़चिड़े किस्म की थी। उन्होंने मजबूर ननंद को रखना इस वजह से बर्दाश्त कर लिया कि वो घर के कामकाज में उनका हाथ बटा दिया करती थी, जिससे उन पर काम का बोझ हल्का हो जाता था। जब किसी को मुफ्त की नौकरानी मिल जाए सिर्फ 2 वक्त की रोटी के बदले तो भला किसको बुरी लगती है। वक्त गुजरता रहा। अब मैं और विशाल कॉलेज की पढ़ाई के 3रे साल में थे कि एक रोज मेरी सहेली ने कहा, मेरा जन्मदिन है, तुम जरूर आना। बताती चलूं कि बाबा हरगिज इजाजत ना देते थे कि हम किसी सहेली वगैरह के घर जाए। कॉलेज से घर और घर से कॉलेज तक बाहर जाने की बस इतनी ही इजाजत थी।
माँ के साथ किसी करीबी रिश्तेदार की खुशी या गम में बाबा की इजाजत से जा सकते थे, लेकिन वो भी कम कम ही हमको किसी के घर ले जाते थे। माँ बाबा का कहना था बेटियां बस अपने घरों में अच्छी रहती हैं। जब मीनू ने बहुत कहा, मैंने वादा कर लिया कि तुम्हारे जन्मदिन में आने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी, मगर इस वादे को निभाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन क्या करती, मजबूर थी। वो मेरी बहुत प्यारी और गहरी सहेली थी, उसका दिल तोड़ना मुझे गवारा न था। जैसे जैसे उसका जन्मदिन करीब आ रहा था, मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। एक तरफ प्यारी सहेली से वादा और दूसरी तरफ बाबा का डर। उनका हम पर बहुत ज्यादा रोब था। माँ से इजाजत लेना चाहती थी, लेकिन जानती थी कि वो भी इजाजत ना देगी, क्योंकि वो भी बाबा की वजह से मजबूर थी। बस जन्मदिन पर जाने की ख्वाहिश दिल में दबाए रही, यहाँ तक कि जन्मदिन की पार्टी में 2 दिन रह गए। इत्तेफाक से अचानक बाबा को कोई जरूरी काम पड़ गया और वो 3 दिन के लिए दिल्ली चले गए। तो मौका अच्छा था, मैं उनकी गैर मौजूदगी में मीनू के जन्मदिन पर जा सकती थी, मगर माँ को मनाना भी एक मुश्किल काम था। सोचा सीधे सीधे कहूंगी सहेली के घर जाना है तो बाबा के डर की वजह से इजाजत ना देगी। तभी मैंने बहाना किया कि माँ, कॉलेज में आज एक फंक्शन है जिसमें मैंने भी हिस्सा लिया है और इस प्रतियोगिता में मेरा जाना बहुत जरूरी है। आज कॉलेज से देर से आऊंगी। कितनी देर से आओगी? उन्होंने सवाल किया। मैंने कहा 4 बजे फंक्शन शुरू होगा तो आते आते शाम के 6-7 तो बज ही जाएंगे। बोली, शाम को अकेली कैसे घर आओगी? मैंने कहा, माँ, कॉलेज कौन सा दूर है, रोज तो इसी रास्ते से आती जाती हूँ। शाम का अगर सही वक्त बता दो तो मैं विशाल को भेज दूंगी, वो तुमको कॉलेज से जाकर ले आएगा। मैं खुश हुई कि चलो ठीक है, किसी तरह घर से निकलने की इजाजत तो मिली। उस दिन मैं जल्दी घर आ गई। थोड़ा सा आराम करने के बाद यूनिफॉर्म बदली और फंक्शन में जाने को एक अच्छा सा जोड़ा निकाला। मेकअप का सामान पर्स में रख लिया। मीनू के घर जाकर खुद को संवार लूंगी और तकरीबन 3:30 बजे से पहले घर से निकल गई। जाते हुए विशाल को इशारा किया कि मोटरसाइकिल पर आ जाओ। उसने कुछ ना समझते हुए मोटरसाइकिल निकाली और रोड पर आ गया। गली के नुक्कड़ पर मैं उसके पीछे मोटर बाइक पर बैठ गई और कहा, विशाल, मुझे मीनू के जन्मदिन में जाना है, तुम साथ चलो, क्योंकि घर भी तलाश करना है। और मैं कभी उसके घर आज तक नहीं गई। पर्स में से पर्ची निकालकर उसे दी कि पता इस पर लिखा है, किसी से पूछते पूछते ले चलो। माँ से इजाजत ले ली है और वापसी पर तुम्हारे साथ लौटना है, इसलिए तुम वहां बाहर कहीं रुक जाना और जब मैं मीनू के घर से निकलूं मुझे घर ले आना। वो बेचारा हमारा नमक खा रहा था, भला क्यों इनकार करता। उसके ध्यान में न आया कि माँ से कहता, मैं आपकी बेटी के साथ जा रहा हूँ। सीधा साधा लड़का यही समझा कि जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। माँ से पूछ लिया होगा। वो मुझे उस कॉलोनी में ले आया और हम पर्चे पर लिखा हुआ पता तलाश करने लगे। काफी ढूंढने के बाद घर मिला। शाम के 6 बज चुके थे। जन्मदिन की पार्टी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि रास्ते में रुककर मैंने उसके जन्मदिन का तोहफा लिया, पैकिंग भी करवाई थी। फिर पता तलाश करने में काफी वक्त बर्बाद हो गया। मैंने विशाल को कहा कि सामने जो पार्क है तुम वहां बैठ जाओ, जैसे ही पार्टी खत्म होगी मैं वहां आ जाऊंगी, फिर हम साथ घर निकलेंगे। शाम के 7 बज गए, मगर पार्टी अभी जारी थी। मैंने सहेली से इजाजत ली क्योंकि रास्ता काफी लंबा था। 8 बजे तक घर पहुंचते माँ यकीनन परेशान हो जाती। जैसे ही मैंने विशाल को बुलाने के लिए पार्क में कदम रखा, वो मुझे सामने बेंच पर बैठा नजर आया, लेकिन बेवकूफ किसी और की तरफ देख रहा था। उसने मेरी तरफ देखा, 2 मिनट तक खड़ी रही, आखिर उसकी तरफ चली गई ताकि उसे पुकारूं और कहूं कि घर चलो। जब मैं उसके पास पहुंची उसने मुझे देखा और मेरी तरफ आ गया। हम उठे पार्क से निकल रहे थे कि मेरी फूटी किस्मत। बुआ जी अपने पति और बच्चे लेकर पार्क में दाखिल हुई। वो बच्चों को सैर कराने पार्क में लाती थी। उनकी ननद का घर पार्क के पास था और वो आज वहीं आई हुई थी। मुझे उन्होंने विशाल के साथ देख लिया। उनके माथे पर बल पड़ गए। उनके पति का चेहरा भी लाल हो गया, जैसे उन्होंने अपनी बेटी को किसी गैर के साथ देख लिया हो। पत्नी के लिहाज से चुप हो गए। बुआ जी ने मुझसे कोई बात न की और ना फूफा जी ने, बस हमारी तरफ से नजरें फेर कर दूसरी तरफ चले गए। लेकिन मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई। बुआ जी कब चुप रहने वाली थी। यकीनन उन्होंने बाबा को यह सारा किस्सा नमक मिर्च लगाकर ही बताना था, क्योंकि उनका इरादा तो अपने बेटे से ब्याह कर मुझे बहू बनाकर घर ले जाने का था। इस मंजर को आंखों से देखकर उनके अरमानों पर ओश पड़ गई कि मैं एक गैर लड़के के साथ रात के वक्त पार्क में बैठी थी। मैं हाफती कांफती विशाल के साथ घर आई तो माँ दरवाजे पे मिली, बेचैनी से टहल रही थी।
मुझे देखते ही आड़े हाथों ले लिया। ये कोई वक्त है घर लौटने का? अगर तुम्हारे बाबा को खबर हो जाए तब क्या होगा जानती हो? जब मैंने विशाल को कमरे में जाकर देखा कि उसे कहूँ कॉलेज जाकर तुम्हारा पता करे, वो वहां था ही नहीं। तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम उसे साथ ले जा रही हो? शाम ढले मैंने रजत के छोटे भाई को तुम्हारे कॉलेज भेजा। वहां कोई फंक्शन था और ना विशाल की बाइक बाहर खड़ी नजर आई, बल्कि कॉलेज बंद था। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? सच बताओ कि तुम कहाँ गई थी और विशाल को कैसे अपना हमराज बना लिया? क्या तुम्हारा इसके साथ कोई चक्कर चल रहा है? और विशाल, मुझे तुमसे इसकी उम्मीद न थी कि जिस बर्तन में खाओगे उसी में छेद करोगे। माँ थी कि गुस्से से फटी जा रही थी। विशाल हैरान परेशान खड़ा था। उसकी समझ में ना आ रहा था ये क्या हो रहा है, और मैं भीगी बिल्ली बनी अपने कमरे में जाकर छुप गई, क्योंकि माँ सिर्फ जुबान से ही डांट डपट नहीं करती थी, उन्होंने जूता भी उठा लिया था। ये मालूम तो करना ही था कि आखिर मैं विशाल के साथ कहाँ गई थी और इतने घंटे कहाँ रही, जबकि रात के 8 बज रहे थे। मैंने कमरे की कुंडी लगा ली। माँ बोलती रह गई। विशाल ने तो वही बताया जो मैंने उससे कहा था, लेकिन उसको खबर न थी। बुआ और फूफा जी हमको पार्क में देख चुके हैं, और वो भी घर से इतनी दूर। सोच रही थी जब बुआ आएगी और ये मामला खुलेगा तब क्या होगा। विशाल अपने कमरे में जाकर लेट गया। आज माँ ने उसे खाने का भी ना पूछा। उधर मैं रात भर जागती रही और प्रार्थना करती रही कि बुआ और फूफा जी बाबा को न बता दे, लेकिन ये नामुमकिन था। माँ तो मेरी गलती का पर्दा रख लेती, क्योंकि बाबा को बताने की सूरत में सबसे पहले तो उन्हीं की सामत आने वाली थी। बुआ भला इस बात को क्यों राज रखती। अगली सुबह दिल्ली से बाबा आ गए और मैं डर से कॉलेज न गई। उन्होंने आराम किया, दोपहर का खाना खाया, सबसे हंसी खुशी बातें की, लेकिन मेरा तो रंग ही उड़ा हुआ था। शाम को बुआ की तरफ चले गए, क्योंकि कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह उनके लिए लाए थे। जब वापस लौट रहे थे मेरा दिल बैठने लगा। बाबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और पूछा, क्या तुम कल शाम को विशाल के साथ घूमने फिरने घर से दूर के पार्क में गई थी? जी चाहा साफ मुकर जाऊं, मगर बुआ का ख्याल आ गया, जो सारी रिपोर्ट बाबा को दे चुकी थी। मुझे स्वीकार करना पड़ा। मैं तो समझी थी मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हे आ पहुंचे हैं, मगर वो तो सुकून से बैठे रहे। बस इतना कहा, बेटी हमारी इज्जत का ख्याल नहीं किया तूने। घर से बाहर किसी से मिलने मिलाने का क्या मतलब होता है? ये कहकर वो विशाल के कमरे में चले गए। यकीनन उससे भी सवाल किए होंगे और उसने वही कहा होगा जो हकीकत थी। रात को माँ से पूछा और पूरी पूछताछ कर लेने के बाद जब मैं कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी तो माँ ने मुझे कहा, तुम्हारे बाबा का हुक्म है कि आज से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। मुझ पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी, सख्ते में आ गई। फिर बोली, विशाल को मैंने घर से चलता कर दिया है। किसी जवान लड़के को घर में रखना वाकई ये मेरी गलती थी। दिन भर बेकरारी में गुजरा। शाम को बाबा आए, उनके सामने जाकर रोने लगी, माफी भी मांगी। उन्होंने बड़े सर्द व्यवहार से कहा, तुमको अब कॉलेज जाने की हरगिज जरूरत नहीं है, इसी हफ्ते तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं समझी बुआ जी ने कोई लड़का बता दिया है और बाबा मेरा रिश्ता तय कर आए हैं, लेकिन ये जानकर हैरत हुई कि उन्होंने मेरी शादी अपने दूसरे दोस्त के बेटे से तय कर दी, जिसको मैंने तो कभी देखा तक नहीं था। कॉलेज छूट जाने से दिल पर सदमा था, मगर गलती तो मेरी अपनी थी। बिना किसी को बताए सहेली के कहने पर उसके जन्मदिन पर चली गई। कम से कम विशाल को ले जाते वक्त माँ को बता देती। जन्मदिन का बताकर जाती तो शायद वो भी कुछ बात बना पाती। रोते रोते गश आ गई तो माँ ने खुद से लिपटा कर सहारा दिया, लेकिन वो भी क्या कर सकती थी। यही कहती थी, बेटी तुम अपने बाबा का मिजाज जानती थी, अब गलती तो तुम्हारी है, शुक्र करो कि तुमको मारा पीटा नहीं, कोई सजा नहीं दी, मगर कॉलेज से रोक लिया तो ये क्या सजा कम थी। मोहन अंकल यानी मेरे बाबा के जो दूसरे दोस्त थे, वो पहले भी कई बार अपने बेटे के लिए रिश्ता मांग चुके थे, लेकिन बाबा हमेशा आनाकानी करते थे। मगर अब बाबा ने मुझे जल्द से जल्द विदा करने की सोच ली थी, इसलिए मोहन अंकल की उम्मीद भर आई थी। उनको घर बुलाकर बाबा ने हाँ कर दी और चटमंगनी पट बहा वाला मामला हो गया। हफ्ते बाद में मोहन अंकल की बहू बनकर उनके घर चली गई। गम से निढाल, दिल शिकस्त, आंखों से आंसू सावन भादों की तरह रमा थे। ये सदमा जान निकाल रहा था कि मैं अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी न कर पाई थी। बस दिल से यही दुआ निकल रही थी कि परमात्मा दुश्मन की बेटी को भी ऐसा दिन न दिखाए। खैर, रात हुई। दुल्हा जब कमरे में आया और दूर पड़े सोफे पर बैठ गया, मेरे करीब आया और फिर कुछ देर बाद उठकर टहलना शुरू कर दिया। अब मैं अपना दुख बुलाकर उसकी इस हरकत का जायजा लेने लगी। चलते चलते रुक जाता, फिर टहलने लग जाता। आखिर मेरे सब्र की इंतहा हो गई। वो खुद भी शायद थक कर किसी नतीजे पर पहुंच गया था।
मेरे पास बेड पर आकर बैठ गया। बोला, ये सितम बाबा का किया हुआ है। मैंने बहुत इनकार किया, वो नहीं माने। मैं एक मजबूर इंसान हूं, मुझे माफ कर दो। मैं उनकी बात का मतलब न समझी और कहा, वैसे मेरा इलाज हो रहा है, ठीक होने की काफी उम्मीद है। वो तो अपने दिल का बोझ हल्का करके सो गए और मैं सोचो कि भंवर में हिचकोले खाने लगी। रात भर जागती रही क्योंकि नींद आंखों से दूर जा चुकी थी। पति की बात तो समझ में न आई, मगर मैंने सोच लिया कि जुबान बंद रखूंगी और अपने बाबा की जगह हंसाई का कारण न बनूंगी। शायद ईश्वर को भी यही मंजूर था। अजय मेरा पति बुरा आदमी ना था, वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। उन्होंने अपना इलाज बहुत तवज्जो से कराया, मगर यूं ही कई साल बीत गए। मेरी सास पोता पोती के अरमान में भगवान को प्यारी हो गई। माँ तो माँ होती है। मेरी खामोशी और अफसुर्दगी देखकर उन्हें अंदाजा हो गया कि अजय को कोई लाइलाज मर्ज है। वो बहुत दुखी हुई, बाबा को भी खूब सुनाई। उन दिनों वो बाबा अफसुर्दा थे। अब उनको भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि जल्दबाजी में बेटी को कुएं में धक्का दे दिया। मेरी गलती को माफ भी तो कर सकते थे। वो गलती जो कोई बुरा काम करने की खातिर नहीं, बल्कि बस नादानी की वजह से मुझसे हुई थी। इतनी बड़ी गलती तो ना थी जिसकी ऐसी सजा मिली। अब मुझे देखकर रोते थे, माँ से कहते थे, मेरी बच्ची से कहना मुझे माफ कर दे। इस लाइलाज मरीज लड़के से तो वो विशाल क्या बुरा था। मैंने भी झूठी इज्जत और गैरत की खातिर जज्बात में गलत से गलत फैसला कर लिया, जिसकी सजा पूरी उम्र मेरी बेटी को भुगतनी है। जब मैं बाबा की मौत पर मायके गई तो माँ ने मुझे ससुराल वापस न जाने दिया और अजय से तलाक की रिक्वेस्ट कर दी। उन्होंने भी शर्म की वजह से तलाक के कागज भिजवा दिए। बाबा की मौत के बाद भाई ने घर बेच दिया और हम माँ बेटी को दरबदर होना पड़ा, क्योंकि बहू की माँ से बनती न थी। उन्होंने किराए पर मकान ले लिया। मालिक मकान शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप था। उसकी पत्नी भी ठीक औरत लगती थी। उन्होंने हम माँ बेटी को छोटी फैमिली जानकर किराए पर मकान दे दिया। मालिक मकान नीचे वाले पोर्शन में रहते थे और हमको किराए पर ऊपरी मंजिल दे दी। मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी और मैं खुद को दोबारा जिंदा महसूस करने लगी। हमारे मालिक मकान मितेश साहब प्रोफेसर थे और एक कॉलेज में पढ़ाते थे। उन्होंने हमारे हालात जानकर हमें सहारा दिया और दोबारा पढ़ाई करने पर मेरी हिम्मत बढ़ाई। माँ को महीने का खर्चा भाई हर महीने दे जाते थे, मगर उनकी पत्नी यानी मेरी भाभी हमको साथ रखने पर तैयार न थी। मेरे बीए के सालाना पेपर नजदीक थे। मितेश साहब की पत्नी बच्चों के साथ दूसरे शहर चली गई। माँ ने प्यार से मितेश साहब को राजी किया कि वो उनको खाना बना दिया करेगी जब तक पत्नी लौट कर आती है। वो बाजार से खाना ना खाया करे। कई दिन बाद जब मितेश साहब की पत्नी और बच्चे वापस लौट रहे थे तो अचानक रास्ते में उनके साथ एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें मितेश साहब की पत्नी मौके पर ही उस ईश्वर को प्यारी हो गई और बच्चों को छोटी मोटी चोटें लगी। ये सुनकर मितेश साहब को बड़ा झटका लगा और महीनों तक वो गमज़दा रहे। गमों से निकलकर कुछ दिन बाद उनके 4 बेटे अपने काम पर चले गए। मेरे आखिरी पेपर के दिन आसमान पर बादल छाए हुए थे। माँ किचन का काम खत्म करके जल्दी सो गई और मैं बैठी पेपर की तैयारी कर रही थी। कुछ बात मेरे समझ में ना आ रही थी। तभी ख्याल आया प्रोफेसर साहब से पूछ लेती हूँ। खाना पूछने के बहाने मैंने मितेश साहब से बात की। उन्होंने कहा अगर खाना गर्म कर दो तो मेहरबानी होगी। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं उनके लिए खाना गर्म करके ले गई। वो अपने बेडरूम में बैठे थे। खाना मेज पर रख कर जाने लगी तो बोले, कैसी तैयारी हो रही है? मैंने कहा सब पेपर अच्छे हो गए हैं, लेकिन मैथ की तैयारी नहीं हुई है। कुछ मुश्किल है तो मुझे बताओ, मैं समझा देता हूँ। मैंने जवाब दिया, आप खाना खा ले तो ऊपर आ जाइए। वो बोले, टीचर को ऊपर बुला रही हो? अरे भाई, किताब लेकर तुम खुद यहाँ आ जाओ, जो समझना है मैं समझा देता हूँ। मैंने किताब और कॉपी उठाई और थोड़ी देर इंतजार किया कि वो खाना खा ले, फिर कलम वगैरह लेकर नीचे गई। अभी मैं उनके कमरे में दाखिल होने वाली थी कि अचानक लाइट चली गई। साथ ही बारिश शुरू हो गई और घटाघुप अंधेरा हो गया। तभी मैं अंधेरे में उनसे टकरा गई और उनके ऊपर जा पड़ी। बादल जोर से गरज रहे थे। वो लाइट उठाने को उठे थे और हम दोनों दहलीज के पास फर्श पर गिर पड़े। अंधेरे में हाथ को हाथ दिखाई ना दे रहा था। उन्होंने मुझे थाम लिया, फिर खुद भी उठे, लेकिन उनकी गिरफ्त मजबूत हो गई थी। इस तूफानी रात में मैं बेबस थी। बस और क्या बताऊं। तूफान गुजर चुका तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। वो माफी मांगना चाहते थे और मैं गमो गुस्से में हिचकियां भर रही थी। वो सर पकड़कर बैठ गए। उनके पास निगाहें मिलाने वाली आंख ना रही थी। अब वो चाहते थे कि मैं सब कुछ बुला दूं, मगर ये कैसे मुमकिन था।
खैर, आखिर में उन्होंने कहा कि मैं शरीफ आदमी हूं, मगर गलती इंसान से हो जाती है और इंसान गलती का पुतला है। इस गलती का प्रायश्चित यही है कि मैं तुमसे शादी कर लूं। उन्होंने माँ को कहा और मुझसे शादी कर ली, मगर इस शादी को छुपाए रखी क्योंकि वो अपने बच्चों से डरते थे। वैसे बच्चे अब जवान हो चुके थे और बच्चे मर्द और औरत दोनों की मजबूरी होते हैं। शादी 1 साल तक राज रही। इस बीच उन्होंने हम माँ बेटी को एक दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया था। जब मेरा पांव भारी हुआ तो माँ को भाई को बताना पड़ा। वो काफी गुस्सा हुए कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया। माँ बोली कि तुम्हारी पत्नी के डर से, जो यकीनन मितेश के बच्चों के पास जाकर चुगली लगाती तो एक हंगामा खड़ा हो जाता। बहरहाल भाई खामोश हो गए, ये सोचकर कि मितेश ने मेरी बहन को हमदर्दी में सहारा देने की खातिर शादी की है। बंधन तो जायज था। ईश्वर ने चांद सा बेटा दिया। एक दिन मितेश मुझे और बेटे को लेकर बाजार शॉपिंग करने गए तो वहां उनका साला और उनकी पत्नी मिल गई। उन्होंने जाकर उनके बच्चों को बता दिया। तब मितेश को बात बतानी पड़ी क्योंकि बेटा हो चुका था, अब उसे समाज में बाप का नाम तो देना ही था। कुछ ऐसा हंगामा हुआ कि बेटे बाप को मारने तक आ गए। मैं अपने मायके चली गई। मितेश साहब के बच्चे जबरदस्ती किस्म के लोग थे। उन्होंने किसी की एक न चलने दी। आखिरकार मुझे तलाक दिलवाकर ही दम लिया। आज तक मितेश साहब को मुझसे तलाक लेने का अफसोस है कि एक गलती पर उसने और भी बड़ी गलती कर दी। कभी कभी बेटे से मिलने आते हैं, उसका खर्चा भी जिम्मेदारी से देते हैं। एक मकान मेरे नाम कर दिया। मेरे पास रहने को ठिकाना तो है, लेकिन मुझ बदनसीब के मुकद्दर में सुहाग की खुशी न पहले थी और न अब है। शायद कि ईश्वर की यही मर्जी थी कि मितेश साहब से मुझे एक बेटा होना था, जो कि होकर रहा। इसलिए दूसरी शादी भी हादसे जैसे अंदाज में हुई। हालांकि मैंने कभी दूसरी शादी के बारे में सोचा भी ना था। अब बेटा जवान है और मेरा पति यानी मितेश साहब इस दुनिया में नहीं है। पूरी जिंदगी में मैं बस एक रात की सुहागन रही, वो भी गलती से। माँ बाप से गुजारिश है कभी जल्दबाजी में ऐसा फैसला ना करे कि खुद भी दर्द सहते सहते इस दुनिया से जाए और बच्चों की जिंदगी भी नर्क बन जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।